नमस्कार दोस्तों, हम भूगोल विषय से संबंधित टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ विस्तार से व्याख्या को देख रहे हैं। उसी रूप में आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस प्रभाव एवं ग्लोबल वार्मिंग। इस टॉपिक से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न MCQ फॉर्मेट में करने वाले हैं, साथ ही उस प्रश्न से जुड़े हुए और इस टॉपिक से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्तार से डिस्कस भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव प्रक्रिया है। ऑप्शन ए, पौधे लगाने के लिए समान तापमान प्राप्त करना। ऑप्शन बी, पर्वतीय क्षेत्र को हरा भरा करना। ऑप्शन सी, मरुस्थलीय भाग को हरा भरा करना। ऑप्शन डी, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा वायुमंडल का तापमान बढ़ना। इसका आंसर है ऑप्शन डी, वायुमंडलीय CO2 के द्वारा वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। सामान्य रूप से ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी या वायुमंडल या वातावरण में उपस्थित कुछ गैसों के द्वारा तापमान में वृद्धि होती है, जिसे ग्रीन हाउस प्रक्रिया कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम ही ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय ऊष्मन होता है। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद में इससे जुड़े हुए तथ्यों को देखेंगे। ये ग्रीन हाउस प्रभाव का डायग्राम है। अब इसको हम समझते हैं। सामान्य रूप से सूर्य से आने वाली विकिरण जो प्रवेशी सौरिक विकिरण कहलाती है और ये तरंगें लघु होती है तथा इसकी आवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, ये जो सूर्य की आने वाले प्रवेशी सौरिक विकिरण है, इनसे वायुमंडल या अपने पृथ्वी की सतह गर्म नहीं होती है। पृथ्वी की सतह पर आने के पश्चात इनके उत्सर्जन से ही वायुमंडल या पृथ्वी की सतह गर्म होती है। यह उत्सर्जित होने वाली या परावर्तित होने वाली विकिरण बहिर्गामी पार्थिव विकिरण के रूप में जानी जाती है। ये दीर्घ तरंगें होती है और इसकी आवृत्ति कम होती है। अब होता क्या है, सामान्य रूप से बाहर जाने वाली ये बहिर्गामी पार्थिव विकिरण है वायुमंडलीय आवरण जिसके अंतर्गत विभिन्न गैसें सामान्य रूप से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, जलवाष्प है, तो इन सब प्रकार की गैसों से एक वायुमंडल में आवरण का निर्माण हो जाता है। एक कंबल के रूप में ये आवरण बन जाता है। ये आवरण इन बाहर जाने वाली सूर्य की बहिर्गामी पार्थिव विकिरण जो पृथ्वी के द्वारा परावर्तित होती है उनको रोकने का कार्य करती है। ये ऊपर जाने नहीं देती है, जिससे वायुमंडल का और पृथ्वी की सतह पर तापमान में वृद्धि होती है। ये तो प्राकृतिक प्रक्रिया है। उसी रूप में मानव निर्मित, जिसमें ध्रुवीय क्षेत्र या ठंडे क्षेत्र, सामान्य रूप से ऐसे क्षेत्र जहाँ पर तापमान अत्यंत कम होता है, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र हो सकते हैं या शीतोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र हो सकते हैं जिसमें तापमान न्यून होते हैं और वहाँ पर सामान्य रूप से खाद्य पदार्थों की, जिसमें मुख्य रूप से फल है, सब्जियां है, पौधे उगाने में प्रॉब्लम होती है। उसी रूप में ध्रुवीय क्षेत्रों में ऐसे कांच के घर बनाए जाते हैं। ये कांच के घर सूर्य से आने वाली प्रवेशी सौरिक विकिरण को तो आने देता है जिसके माध्यम से ये अंदर आ जाती है, लेकिन बाहर बहिर्गामी पार्थिव विकिरण जो इसके आने के पश्चात बाहर जाने से रोकती है, जिससे इन क्षेत्रों में या इस कांच के घर जिसे ग्रीन हाउस के रूप में जानते हैं, जहाँ पर तापमान तो बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने से वहाँ पर अनुकूल तापमान हो जाता है फल, सब्जियाँ या पौधे उगाने के लिए, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी या धरातल पर देखा जाए तो इससे क्या होता है, इससे तापमान में वृद्धि होती है। यही ग्रीन हाउस प्रक्रिया है और इसी के परिणाम स्वरूप ही ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय ऊष्मन प्रक्रिया होती है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। अब इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह के वातावरण में उपस्थित गैसें, जलवाष्प, ठीक है, जैसे गैसें कौन कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, जलवाष्प है, फ्लोरोकित गैसें है, तो ये सारी गैसें एक आवरण का कार्य करती है। ठीक है, अब हरित गृह
प्रभाव में होता क्या है, जो पृथ्वी पर आने वाली विकिरण होती है सूर्य से, उसे हम प्रवेशी सौरिक विकिरण के रूप में जानते हैं और इसकी आवृत्ति लघु होती है और इनसे वायुमंडल या पृथ्वी की सतह गर्म नहीं होती है। ठीक है। अब दूसरी तरफ पृथ्वी पर आने के पश्चात जब ये परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष या वायुमंडल में बहिर्गामी पार्थिव विकिरण के द्वारा परावर्तित होती है और ये बहिर्गामी पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होते हैं और इसी से ही वायुमंडल या पृथ्वी की सतह गर्म होती है। अब जब ये बहिर्गामी पार्थिव विकिरणें वापस अंतरिक्ष या वायुमंडल में परावर्तित होती है तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड जैसी गैसें इन विकिरण को अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। ठीक है। और उसी से क्या होता है, उसी से ग्लोबल वार्मिंग यानी तापमान में वृद्धि होती है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उसी रूप में ग्रीन हाउस भी एक ऐसी अवधारणा है जिसमें ठंडे क्षेत्र, मुख्य रूप से ध्रुवीय भाग, जिसमें फल, सब्जियां और हरे पेड़ पौधे उगाने के लिए कांच के घर बनाए जाते हैं, जिसे हम ग्रीन हाउस कहते हैं, हरित पौध कहते हैं या हरित पौध गृह कहते हैं, जिनसे सूर्य की किरणें आ तो सकती है लेकिन सूर्य की विकिरण वापस अंतरिक्ष में नहीं जा सकती, क्योंकि वो कांच के घर सूर्य की किरणों को आने देते हैं लेकिन उसको वापस परावर्तित होने से रोकती है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। ये तापमान ध्रुवीय क्षेत्र यानी जहाँ ठंडे क्षेत्र जहाँ पर बना होता है उनके लिए तो वो अनुकूल होता है, क्योंकि वहाँ पर फल, सब्जियां या पौधे उगाने के लिए अनुकूल होता है। परंतु इस प्रक्रिया या इस अवधारणा के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी या वायुमंडल गर्म या तापमान में वृद्धि होती है, जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं और उसी का परिणाम है वैश्विक तापन, भूमंडलीय ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसा कि अभी हमने ये डायग्राम देखा था, उसी के माध्यम से हमने ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग को समझा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी नियॉन, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। इसका आंसर है ऑप्शन सी नियॉन। तो नियॉन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक प्रभावित करती है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी मीथेन और ऑप्शन डी जलवाष्प। ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन डी जलवाष्प। तो जलवाष्प एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो इसको प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी। ऑप्शन ए जॉर्ज हेडली, ऑप्शन बी सीजी रॉसबी, ऑप्शन सी जोसेफ फॉरियर और ऑप्शन डी एस पीटरसन ने। इसका आंसर है ऑप्शन सी जोसेफ फॉरियर ने। जोसेफ फॉरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी। अब इनसे जुड़े हुए तथ्य देख लेते हैं। मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैस और जलवाष्प, ये मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसें विद्यमान रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैस और जलवाष्प। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना सर्वप्रथम जोसेफ फॉरियर ने दी थी। ये संकल्पना 1824 में दी गई। अगला हमारा प्रश्न है, पशुधन खेती में कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलती है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी फ्लोरिनेटेड गैस और ऑप्शन डी जलवाष्प। इसका आंसर है ऑप्शन ए मीथेन गैस। तो मीथेन गैस पशुधन खेती यानी पशुओं के लिए जो खेती की जाती है उनसे निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस होती है। अगला प्रश्न है, किस देश में अधिकतम ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में
अधिकतम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। अब इनसे जुड़े हुए तथ्यों को देखते हैं। यूरोपीय आयोग एवं नीदरलैंड पर्यावरण आंकलन एजेंसी एडगर डाटाबेस के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की गणना की गई है। ग्रीन हाउस गैसों में इस एजेंसी ने मीथेन, जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड की गणना नहीं की है। तो किसके आधार पर की है? इसकी गणना कार्बन डाइऑक्साइड के आधार पर की गई है। ठीक है। अब सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला देश है चीन, यानी चीन सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करने वाला देश है अमेरिका। अगर ऐसा कहा जाए कि सबसे अधिक कौन करता है, तो सबसे अधिक करता है चीन। और प्रति व्यक्ति सर्वाधिक की बात करें तो प्रति व्यक्ति सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने में भारत का स्थान है। ऑप्शन ए 3रा, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 15वां, ऑप्शन डी 21वां। इसका आंसर है ऑप्शन ए 3रा। तो विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने में भारत का 3रा स्थान है। तो पहला चीन का, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का और उसके बाद में 3रा भारत का है। अब इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य देख लेते हैं। सबसे अधिक है चीन नंबर 1 पे, जो उत्सर्जन करता है 10,641 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष, जो प्रदूषण में इसकी मात्रा है 30% चीन की। उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है 5,414 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष। और संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रदूषण में मात्रा या योगदान है 15%। उसके बाद में भारत है। भारत कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 2,274 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करता है और इसकी मात्रा है 7%। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। ऑप्शन ए अम्लीय वर्षा, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी अतिवृष्टि, ऑप्शन डी बाढ़। इसका आंसर है ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम जलवायु परिवर्तन के रूप में हमें मिलता है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? तो सबसे पहले है इसका परिणाम ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन, तापमान में वृद्धि से है। दूसरा इसका परिणाम है महासागरीय अम्लीकरण या समुद्री जल स्तर में वृद्धि। और उसके बाद में है तीसरा परिणाम पारिस्थितिकी तंत्रों को हानि पहुंचती है। उसके बाद में इसका परिणाम है कृषि पर प्रभाव पड़ता है। और उसका परिणाम ओजोन परत का क्षय या उसका विनाश में इसका योगदान रहता है। तो ये तो ग्रीन हाउस गैसों का परिणाम था। अगला प्रश्न है, भारत में हरित गृह गैसों का सर्वाधिक बड़ा उत्सर्जक है। ऑप्शन ए पावर स्टेशन से, ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्रों से, ऑप्शन सी परिवहन से और ऑप्शन डी कृषि कार्य से। ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन ए पावर स्टेशन से। तो भारत में हरित गृह गैसों का सर्वाधिक बड़ा उत्सर्जक पावर स्टेशन है, जहाँ से सर्वाधिक मात्रा में हरित गृह गैसों का उत्सर्जन होता है। अब कौन कौन से क्षेत्र है भारत में जिनसे ग्रीन हाउस गैसें निकलती है या उनकी मात्रा कितनी है? तो सबसे पहले है पावर स्टेशन से कितना 21.3%। उसके बाद में औद्योगिक क्षेत्रों से 16.8%। उसके बाद में परिवहन क्षेत्रों से 14%। उसके बाद में कृषि उत्पादन क्षेत्रों से 12.5%। उसके बाद में जीवाश्म ईंधन से 11.3%। उसके बाद में रिहायशी क्षेत्रों से 10.33%। उसके बाद में बायोमास ईंधन के जलने से 10% और उसके बाद में कचरा जलाने से 3.4%। तो ये विभिन्न क्षेत्र थे जहाँ से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक ताप वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है।
ऑप्शन ए आणविक पदार्थों का उपयोग, ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन सी ग्रीन हाउस प्रभाव और ऑप्शन डी रासायनिक पदार्थों का उपयोग। इसका आंसर है ऑप्शन सी ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रक्रिया के द्वारा ही वैश्विक ताप में वृद्धि होती है तथा साथ ही जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगला प्रश्न, यदि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नगण्य हो जाए तो तापमान ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा और ऑप्शन डी अनिश्चित। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी घटेगा। यदि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नगण्य या बिल्कुल कम हो जाए या हट जाए तो उससे तापमान कम होगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि से, ऑप्शन बी ओजोन गैस में वृद्धि से, ऑप्शन सी वैश्विक तापन से और ऑप्शन डी कृषि उपज में वृद्धि से। इसका आंसर है ऑप्शन सी वैश्विक तापन से। तो ग्रीन हाउस प्रक्रिया का प्रभाव या परिणाम वैश्विक तापन भूमंडलीय ऊष्मन से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी ऑर्गन। इसका आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन या भूमंडलीय ऊष्मन को बढ़ाती है या उसके लिए उत्तरदायी है। अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन या भूमंडलीय ऊष्मन की। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा, पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही लगातार वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तापमान की यह वृद्धि किसी विशेष स्थान या क्षेत्र से संबंधित नहीं होकर संपूर्ण पृथ्वी या विश्व से संबंधित होती है। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी विश्वव्यापी समस्या है। अब देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग या हरितगृह प्रभाव हेतु उत्तरदायी गैसें कौन सी है। तो सबसे पहले प्राकृतिक गैसें, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और फ्लोरोकृत गैसें। तो यह प्राकृतिक गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग और हरितगृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। अब बात करते हैं मानव निर्मित गैसों की, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड। तो यह मानव निर्मित गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग या हरितगृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की कमी हेतु कौन सा सम्मेलन हुआ? ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी कार्टाजोना प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी क्योटो प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी किंगाली प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन में कमी से है। अब इनसे जुड़े हुए तथ्यों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी से है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ, जो जापान के क्योटो शहर में हुआ, जिसमें कार्बन की उत्सर्जन की कटौती में कमी का लक्ष्य रखा गया और यह लक्ष्य 5.25% कटौती थी। अगला प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन संरक्षण से है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 1987 में। अगला प्रोटोकॉल है कार्टाजोना प्रोटोकॉल और ये प्रोटोकॉल 2005 में हुआ और इसका संबंध है जैव विविधता संरक्षण से। अगला प्रोटोकॉल है नगायो प्रोटोकॉल और यह प्रोटोकॉल हुआ 2010 में और नगायो प्रोटोकॉल का संबंध है जैव विविधता के संरक्षण से। अगला प्रोटोकॉल है किंगाली प्रोटोकॉल और ये प्रोटोकॉल हुआ 2006 में और इसका संबंध है ओजोन एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित। इस प्रकार से ये प्रोटोकॉल थे, उसको देखा और इस रूप में हमने आज हरितगृह प्रभाव एवं ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न MCQ फॉर्मेट में किए, साथ ही उस प्रश्न से रिलेटेड और इस टॉपिक से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्तार से डिस्कस भी किया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।